नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहस हो चली है आपके काम के घंटों को बढ़ाने की। बहुत सारी खबरें आप देखते रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी हस्ती, कोई दिग्गज, खासतौर पे जॉब देने वाला एक कॉर्पोरेट अगर कुछ बात कहता है तो उस पर बहस होना लाजमी है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने काम के घंटों फिर राग अलापा है। इस बार उन्होंने सीधा उदाहरण दिया है चीन के 996 मॉडल का, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम कीजिए और हफ्ते में 6 दिन काम कीजिए, यानी 72 घंटे काम कीजिए। नारायण मूर्ति का कहना है कि अगर भारत को चीन की तरह तेजी से आगे बढ़ना है तो युवाओं को भी कहीं न कहीं अपने मेहनत में और एग्रेशन लानी होगी। हफ्ते में कम से कम 72 घंटे काम करना चाहिए। मूर्ति ने माना कि भारत की ग्रोथ अभी अच्छी है, लेकिन चीन को पकड़ने के लिए सिर्फ अच्छा होने से काम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा प्रयास करने होंगे। और उन्होंने इसलिए भारतीय युवाओं से अपील की है, चीन की तरह कड़ी मेहनत करो, तभी भारत सुपरफास्ट विकास की रेस में आगे निकलेगा। चीन में 996 मॉडल है, लेकिन भारत में तो लोग 9 बजे ऑफिस पहुंचने से पहले ही 6 जगह ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मूर्ति साहब कहते हैं कि 12 घंटे काम करो। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स कहीं ना कहीं इस पर भड़क गए हैं और उन्होंने सैलरी, बाकी कई चीज़ों की तुलना भी की बात कही है कि चीन के हिसाब से तमाम सुविधाएं भी देनी चाहिए, उस हिसाब से काम करवाना चाहिए। ओवर टाइम और बाकी चीज़ों को लेकर भी तमाम तर्क दिए गए हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर आजकल काफ़ी बहस भी हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं हवाला दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में 70-72 घंटे काम करना ज़रूरी है? क्या चीन का 996 मॉडल भारत में लागू हो सकता है? ज्यादा काम से तरक्की होगी या तनाव बढ़ेगा? क्या भारत को चीन जैसे वर्क कल्चर को अपनाना चाहिए? क्या भारत की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए 72 घंटे काम करना सही माना है? तो ये तमाम बातें हैं जिसको आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे और हर पहलू को कहीं ना कहीं हम आपके सामने लाएंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ प्रभाकर बाणासुरे साहब हैं, पूर्व केंद्रीय श्रम सचिव। थैंक यू सो मच बाणासुरे सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर निपुण शर्मा हैं, जो सीईओ हैं टीम लीज से, हमारे कार्यक्रमों की शोभा अक्सर बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर निपुण, अपना समय देने के लिए। और डॉक्टर इशिता मुखर्जी हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर इशिता, आप बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपके पास ही आऊंगा। ये जो काम के घंटे वाली बहस है, ये हर एक बयान के साथ तेज हो जाती है। एक ऐसे दौर में जब हर चीज वायरल हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ऐसी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई जहां पर एक व्यक्ति के घर में डेथ हुई है और वहां पर व्हाट्सएप पर उसे एक्टिव रहने के लिए सीईओ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम एक ऐसे कल्चर को, वर्क कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर काम ही सबसे ऊपर है, बाकी आपके जीवन और बाकी चीजें पीछे हैं। लेकिन इन सब के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात की जा रही है। आप तो एक ऐसे फर्म को लीड कर रहे हैं जहां पर शायद इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक होंगी। हमें बताइए कैसे देखते हैं इस बयान को, और क्या वाकई काम के घंटे बढ़ा लेने से तरक्की हो जाएगी? प्रशांत जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। मैं एक आंकड़े से शुरुआत करना चाहूंगा। अगर आप गूगल करें कि हम प्रति एक एवरेज इंडियन एक हफ्ते में कितना काम करता है, तो हमारा रैंक वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है। हमारा रैंक 10 से 15 के बीच में रहता है इन वर्ल्ड टॉप कंट्रीज जो सबसे ज्यादा काम करते हैं पर वीक इन नंबर ऑफ आवर्स। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी में देखेंगे, हमारा रैंक जो है 130 से 135 के बीच में रहता है। यानी कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में हम टॉप कंट्रीज में हैं, और इन टर्म जीडीपी पर आवर जनरेटेड जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर हम बॉटम कंट्रीज के अंदर आते हैं। तो आई थिंक एक तो उससे हमें जवाब होगा। दूसरा है कि हमें ये देखना है कि हम वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट दोनों कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा, अगेन बेस्ड ऑन रिपोर्ट। ईवाई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हाउ मच प्रोडक्टिविटी कैन जनरेटिव एआई अनलॉक इन इंडिया। ये है कि अगर कॉर्पोरेट वर्कर्स को हम देखें तो 4% जो है कॉर्पोरेट वर्कर के, वो फुल्ली ऑटोमेट हो सकते हैं और 42% के अंदर सिग्निफिकेंट टाइम बचाया जा सकता है। तो हफ्ते में 8 से 10 घंटे जो है हम बचा सकते हैं एक एवरेज कॉर्पोरेट वर्कर। एंड इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 2030 तक प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज बाय 2.61%। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 2.8% सकती
सकती है। तो देयर इज नो डाउट टू वर्क हार्ड, बट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। और हम एक अनलाइक चाइना, वी आर नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है। तो अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के अंदर अगर ध्यान लगाएंगे तो वी कैन अचीव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अब अगर जनरेटिव एआई से ही मुझे हफ्ते में 8 से 10 घंटे की टाइम मिल जाता है, अनलॉक हो जाता है फ्रॉम रूटीन टास्क, उस टाइम को हम यूज कर सकते हैं ऑफ थिंकिंग अबाउट इनोवेशन एंड हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। So I think that is where we have to find a sweet spot. बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बाकी सब चीज़ों के बड़े पैमाने हैं और उसको केवल काम के घंटों और बाकी चीज़ों से जोड़कर नहीं देखना होगा। और जिस तरह के आंकड़े डॉक्टर निपुण ने रखे वो कहीं ना कहीं एक तरह की एक कॉन्ट्राडिक्शन भी दर्शाते हैं। और जाहिर सी बात है जहाँ पर सुधार और ऑटोमेशन और बाकी चीज़ों के बारे में अपग्रेड हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की बहस अलग स्तर पर जा रही है। मैं बाणासुरे सर आपके पास आना चाहूँगा और मैं समझना चाहूँगा आपके तजुर्बे से कि क्या भारत के मौजूदा लेबर कोड्स जो हैं, जो हमारे फैक्ट्री एक्ट्स हैं या काम के घंटों को तय करने के जो नियम पैमाने हैं, ये क्या 72 घंटे हफ्ते काम करने वालों को किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह की स्थितियां बन रही हैं, या लगता है कि ये उतना फिजिबल नहीं है? जो ये फिलहाल जो एक्ट है सर कि 8 आवर्स का, वो ठीक है। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट कर रही है गवर्नमेंट, अभी स्टेट ने भी किया है और स्टेट भी करने जा रहे हैं, तो वो गलत है सर कि 12 आवर्स वर्किंग पर डे, ये गलत है सर। बिल्कुल। अब पूर्व लेबर सेक्रेटरी रहे हैं बाणासुरे सर, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बढ़ाना काम घंटों को कम से कम भारत के परिदृश्य में और जो तमाम नियम कायदे बने हैं उसको देखा जाए, उस लिए से इसको मैंडेटरी कर देना या किसी तरह से थोप देना ये कहीं से सही नहीं है। एक चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर इशिता शायद आप उसको बेहतर बता पाएंगी। भारत में दफ्तर जाने और दफ्तर में समय बिताने, दफ्तर का माहौल, इस पे भी बड़ी बहस हो रही है। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि आज वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर फैमिलीज़ देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जहाँ पर हस्बैंड दोनों ही अमूमन वर्किंग नजर आ रहे हैं महानगरों में। वहाँ पर उन्हें चीज़ अगर मैनेज करनी है और वो उनमें ट्रैवल से लेके बाकी सब चीज़ें हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं नुकसान, मतलब इस तरह के बयान जो हैं वो कम से कम बहस तो छेड़ ही देते हैं कि अगर किसी ने लागू कर दिया, किसी कॉर्पोरेट ने, किसी कंपनी ने लागू भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो रेस न चल जाए। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि कई मॉडल ऐसे रहे हैं जो शुरुआत तो बहुत छोटे स्तर पर होते हैं लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लागू हो जाते हैं। Yeah, Prashant, that is a very important question which you asked me. So what happens is, जब हम 24 hours, if you see, it's very important कि हम एक proper work balance, उस पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा important है जब हम overwork करते हैं या एक poor work life balance होती है, हमारे stress levels, जो stress hormones है, cortisol, वो body में increase हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी body imbalance हो जाती है, बहुत सारी चीजें उससे आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंजाइटी, वी हैव डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, बर्नआउट, हमारे हाइपरटेंशन हो जाती है, कांस्टेंट बॉडी एक, इसके अलावा एक बर्नआउट फील करते हैं, देन एक होपलेसनेस आ जाती है और ओवरऑल लाइफ में एक अनहैप्पीनेस आ जाती है। इसके अलावा स्ट्रेन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एंड इफ यू सी ओवरऑल, आपकी ओवरऑल फिजिकल मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं काफी पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो हैम्पर हो जाती है। प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, बट ओवरऑल जो एक लाइफ लीड करना होता है, व्हाट दे वांट टू डू, वो कहीं ना कहीं फुली डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक व्यक्ति को फ्रंट पे तालमेल बिठाना है और अगर वो कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर निपुण, हमें ये बताइए, अब मैं थोड़ा सा और मतलब एक तो अब की बहस यही है कि सब अलग अलग दृष्टिकोण से देखना होगा, लेकिन ये भी समझना होगा कि अगर ये स्थितियां आती हैं कि
चलो भाई वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, तो हमें बताइए कि इंडस्ट्री के हिसाब से और आप अपने तजुर्बे से बताइए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जहां वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं, संभावनाएं हैं जहां पे, या जहां पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं? सो देखिए, जो सबसे अच्छा ट्रेंड प्रोग्रेसिव कंपनीज में आ रहा है वो फोकस कर रहे हैं आउटकम्स के ऊपर रादर देन नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी अप्रिशिएबल और ये काफी बढ़ रहा है। आप अगर कंपनी को इनोवेशन दे पा रहे हैं, आप कंपनी को प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, आप जो आउटकम आपसे एक्सपेक्टेड हैं वो अगर आप पा रहे हैं, देन द स्मार्टर मैनेजर्स आर नॉट लुकिंग कि आपने कितने घंटे काम किया। सो आई थिंक वो चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जिम्मेवारियां हम लोगों की भी हैं एज एन इंडियन वर्कफोर्स। जब से मैंने आपको पहले स्टैटिस्टिक्स दी कि हमारा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दुनिया में करीबन 47 आवर्स पर वीक है, लेकिन हमें भी देखना होगा हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हम कैसा कर रहे हैं, हाउ मेनी ब्रेक्स आर बी टेकिंग। एक इंडियन वर्कर जो ऑफिस वर्कर है वो कितनी स्मोक ब्रेक लेता है या टी ब्रेक लेता है या वाटर कूलर ब्रेक जहां पे वो डिस्कशन होता है वो करता है, वर्सेस लेटर से या जर्मन एम्प्लॉय जो जितना देर काम करता है फोकस होके काम करता है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि आज जो हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। पीपल आर लुकिंग एट ईमेल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। टेक्निकली तो आप का काम हो रहा है कि आप ऑफिस में हैं, लेकिन फोकस क्वालिटी टाइम है वो आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आप जो है आज अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट बना पा रहे हैं। एलॉन मस्क ने बड़ा 5 स्टेप एल्गोरिथम दिया है सारे प्रोसेसेस को लेस कॉम्प्लेक्स और सिंप्लीफाई करने का, जिससे स्ट्रेट अवे वर्कर की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जो हमारी वर्कफोर्स में जेंजी आ रहे हैं, वो सिर्फ माइंडलेस वर्क करना चाहते हैं, वो जो है वर्क विद पर्पस करना चाहते हैं। दे कैन वर्क वेरी हार्ड अगर उनको लगे कि हम जो है पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। जो कंपनीज अपना मिशन, अपना पर्पस के अराउंड अलाइनमेंट कर पाती हैं, वहां पे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी नॉट ओनली क्वांटिटी बट वी आल्सो हैव टू लुक एट क्वालिटी एंड कैसे हम अपनी जो वर्किंग टाइम्स है वो ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और आउटकम बना पाते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि मंथन बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, किसी की एक राय हो सकती है, और कोई अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी भी पूरे इकोसिस्टम में, और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि भारत अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं, उनका मिजाज, मूड ऑफ जॉब अलग अलग है, और जैसा डॉक्टर भी बता रहे थे कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि जिस तरह की पीढ़ी हमारे कंपनी में काम कर रही है उसका माइंडसेट क्या है। खासतौर पे जेंजी का उन्होंने उदाहरण दिया कि वो सिर्फ जॉब नहीं चाहते, विद पर्पस चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी उसका एक बाय प्रोडक्ट होती हैं। वो आपके कंपनी के प्रदर्शन, उसके आउटकम, इन सभी को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। बाणासुरे सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कानूनी फ्रेमवर्क क्या कहता है? मतलब ये इस तरह के सुझाव हमारे फ्रेमवर्क में कितना कितना जो है वो उठा रहे हैं या पूरी तरह अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं है। क्या है कि वो उन्होंने नारायण मूर्ति जी ने कहा है, उसके हिसाब से देखें तो जो ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिनाई है। जैसे कि देखेंगे कि बॉयलर अटेंडेंस है, तो उसको 8 घंटा भी आपके सामने में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि हम 12 आवर्स कर देंगे या 10 आवर्स कर देंगे तो बहुत ही उसके जान के लिए खतरा रहेगा। वैसे और बहुत से ऐसे वर्क है जो स्टैंडिंग में ही करना पड़ता है, तो कब तक वो स्टैंडिंग में रहेगा 12 आवर्स तक? तो इसी में ये जो है कि ये गलत स्टेज हो रहा है। ठीक है, जो मीटिंग में काम करता है, चेयर पे बैठ के काम करता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत ही, जैसे आईटी वाले सेक्टर में, अभी आईटी सेक्टर इतनी कंप्लेंट्स हो गई है कि उनका कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब, ये नेक में दर्द ये हो रहा है।
तो जो 12 आवर्स का जो गवर्नमेंट का भी है, नारायण मूर्ति का भी जो कहना है, वो मुझे तो गलत लग रहा है सर। वो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पिछला फैक्ट्री एक्ट देखेंगे तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर में 8 आवर्स ड्यूटी था और उसके अंदर हाफ आवर्स रेस्ट के लिए था। तो अभी जो नया जो एक्ट में प्रोविजन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और वो एंटी लेबर है। एंटी लेबर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और भारत जैसे देश में क्योंकि यहाँ मौसम और बाकी चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना होगा। हर शहर का अपना मिजाज, जैसे मुंबई जैसा शहर जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत एग्जॉस्टिंग है, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पीक आवर्स में कैसे ट्रैवल करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद से भी अगर लोग पहुँच रहे हैं तो ट्रैफिक और बाकी कई फैक्टर सामने आते हैं। एक चीज़ जो है इशिता हमें बताइए ज़रा कि आप तो मतलब आपके पास बहुत से लोग आते होंगे, खासतौर पे वर्किंग मेन या विमेन दोनों ही, किस तरह की शिकायतें लेके आते हैं आमतौर पे? क्योंकि बहुत बड़े टर्म्स आजकल आते हैं, बर्नआउट, एंजाइटी, ये सारी चीजें। Right. So a lot of issues they come up with. Number one, they come up with is anxiety, because इतना pressure है workplace में कि they're not able to cope up with work as well as with their personal life. तो panic attacks, anxiety बहुत ज़्यादा पीक पे है. Secondly, insomnia, लोगों को रात को नींद नहीं आती because as I said, इतना work pressure है, deadlines है, meet नहीं कर पाते, promotions wait हो रही है या competition इतना ज़्यादा है, तो उनको उस चीज़ से they feel very very anxious all night. and आजकल लोग melatonin लगे हैं because उनको naturally sleep नहीं आ रहा है. So melatonin is something they take because natural sleep process खत्म हो चुका है day to day life में. इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स के रिस्पेक्टिव में बहुत पेशेंट आते हैं, या तो ओवर ईटिंग हो रही है, स्ट्रेस ईटिंग हो रही है, लोग खा ही नहीं रहे हैं बिकॉज ऑल दे डू इज ऑफिस जा रहे हैं, टाइम नहीं है, सुबह दे आर गेटिंग लेट, दे आर रशिंग, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट ईदर ऑन द वे और दे आर स्किपिंग देयर मील्स ऑल टुगेदर. तो कहीं या तो बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहे हैं, ओवर ईटिंग हो रही है, इससे ऑफ कोर्स देयर इज अ डिसबैलेंस. इसके अलावा है कि रिलेशनशिप बहुत सफर कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ब्रेकअप्स हो रहे हैं या मैरिटल इश्यूज बहुत हो रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं डिस्टेंस बहुत क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एज पार्टनर्स में या तो वर्किंग लेडी वो अपने टाइम पे आ रही है या जो उनके हस्बैंड अपने टाइम पे as soon as they coming home they're so tired, they don't really have time to spend with each other. तो कहीं ना कहीं एक मैरिज है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी गई है, फैमिली लाइफ वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है. बच्चे जो आजकल के अगर आप देखें कितने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, चाइल्डहुड टीनेज इश्यूज, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव टाइम बिकॉज ऑफ देयर हेक्टिक शेड्यूल. तो वो काफी डिस्टर्ब हो रहा है. लॉट ऑफ टाइम दे कम अप विद देयर पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग सेशंस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर चाइल्ड एंड दे आर गेटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम स्कूल. सो वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है. इसके अलावा लॉट ऑफ पेशेंट्स कम विद डिप्रेसिव एपिसोड्स, दे फील कि देयर इज नो पर्पस, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रहा, मैं उसी सैलरी में हूँ, और ईदर दे वर्किंग सो हार्ड सो दैट दे कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज. सो ये काफी इश्यूज है. इसके अलावा देखा गया कि दे आर सो मेंटली एग्जॉस्टेड दैट उनके पास टाइम ही नहीं किसी और चीज करने के लिए. दे आर जस्ट वर्किंग कॉन्टिन्यूसली, कहीं ना कहीं उनको डिस्कनेक्ट फील हो रहा है सोसाइटी से. सोशली दे आर नॉट एबल टू गो आउट, जस्ट विद इन देयर क्लोज बाउंड्रीज, या ऑफिस कर रहे हैं या घर रहे हैं, और कोई लाइफ नहीं मेंटेन कर रहा. तो कहीं ना कहीं ओवर इफ यू सी मेंटली दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड, सो दे आर कमिंग अप विद दीस कॉमन इश्यूज. एक्चुअली इट्स वेरी वेरी वरीसम. आपने और कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में एक अलग स्तर पर कहीं ना कहीं अटेंड करती हैं किसी को भी, और ये स्थितियां जो हैं वो किसी को भी परेशान कर सकती हैं. डॉक्टर निपुण, हमें बताइए, मतलब आपके पास तो अच्छा खासा तजुर्बा है, आपने कई और देशों के मॉडल्स भी देखे होंगे. एक आइडियोलॉजिकल स्थिति क्या है, मतलब अगर कि इंटरनेट पे मैं पढ़ रहा हूँ जिस तरह के रिएक्शन आए हैं मूर्ति साहब के कमेंट पे, उसमें ये बार बार यही वकालत की जा रही है कि फिर हमें उन देशों जैसी सुविधाएं, उन देशों जैसा पे स्केल, उन देशों जैसी जो एक सिक्योरिटी है, चाहे इंश्योरेंस से लेकर बाकी चीजें, वो सारी भी तो प्रोवाइड कीजिए.
वी हैव का बैलेंस व्यू। देखिए, एक तो चीज है कि एज ए कंट्री हमारा जो एम है कि हम 2047 तक जो है हमको विकसित भारत बनना है। बिल्कुल वर्क एथिक होना चाहिए। कई जगह आज अगर आप देखें कि जब भारतीय स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस में या बाकी जगह, तो वो बेटर कर पाते बिकॉज उनका वर्क एथिक्स। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हमारी बैलेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली है कि कंपनीज कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर सकती है, उनको रीस्किल करने के लिए उनको टेक्नोलॉजी में जो नए टूल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी देके, जिससे कि वो प्रोडक्टिव हो पाए। जहाँ पे आपने इशू है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन सिटीज में वो एक बहुत एक वरीसम रीजन है। क्या हम जो लोग आउटकम दे पा रहे हैं उनको क्या हम हाइब्रिड वर्क प्रमोट कर सकते हैं कि जहाँ पर वो आए, जहाँ पे वो बाकी टीम मेंबर्स कोलैबोरेट कर पाए, बाकी जगह जो है वो अपना जो है घर से काम कर पाए, वर्क फ्रॉम होम। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वर्क भी करता है जो हार्डकोर टेक में है या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल के अंदर है। तो दैट इज अगेन समथिंग कंपनी कैन लुक एट। जो लोगों को क्लैरिटी ऑफ रोल है वो भी एक समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंपनीज कैन इंश्योर कि एवरीबडी इज क्लियर दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम और उसको किस चीज के ऊपर इंसेंटिवाइज करा जाएगा या करा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम है जो कंपनीज कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे आप यूरोप में आप अदर एक्सट्रीम हो, वहाँ पे काफी लोग 38 घंटे काम कर रहे हैं वीक के अंदर, दे आर ऑन द नेगेटिव एक्सट्रीम। एंड देयरफॉर आप देखेंगे कि जितनी भी नई हाईटेक कंपनीज ज्यादातर जो है वो यूरोप से नहीं आ रही, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो हमको एक बैलेंस बना के चलना है। एंड अगर हम अपने पर्सनल लाइफस्टाइल के अंदर भी कुछ चेंजेस करें, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज पे काम करें, योगा पे करें, मेडिटेशन पे काम करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और सिंपल डाइट भी रखते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे रोल्स में फंसे हुए हैं जिसमें वो आ गए कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, बट उनकी उसके अंदर पैशन नहीं है। तो हमें ये भी देखना है, जैसे हमारी कंपनी के अंदर जब हम एंट्री लेवल वर्कफोर्स के ऊपर लोगों को रिक्रूट करते हैं तो हम उनको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो आपके एप्टीट्यूड से मैच करेगी। अगर आप हेल्थ केयर के लिए फिट हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग में डाल दें, या आप बैक ऑफिस का काम करना चाहते हैं और आपको रिटेल के अंदर आप जॉब ले लेते हैं पैसे के आकर्षण के लिए या कैरियर के ग्रोथ के लिए, तो फिर आपके लिए हर दिन काम का एक बोझ बन जाएगा। तो इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल कि जब हमारी वर्कफोर्स एंटर करे वर्क स्ट्रीम के अंदर, तो उनके एप्टीट्यूड को मेजर करा जाए, उनको असेसमेंट दिए जाए, जिससे कि वी डू नॉट पुट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हमको देखना पड़ेगा। एंड देन I think we will have a solution where people can enjoy their work also and organizations can also. ये बहुत अहम बात आपने कही है कि अब शायद सारे जो इंसाइट्स हैं ना और सारी जो बातें हैं उनको एक अलग स्तर पर कहीं ना कहीं इसको इवेल्युएट करना होगा और हर तरह से उस हिसाब से इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा। बाणासुरे सर, आपको नहीं लगता कि जो मैंने पहले भी सवाल पूछा था खासतौर पे से कि ज़्यादा वर्कर्स की वकालत ऐसे देश में जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और उन सब के बीच में कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा न देकर इस बहस का अंत करना होगा? बिल्कुल सर, इसका तो आने वाली पीढ़ी बच्चे को अभी भी असर हो रहा है सर। अभी भी यदि हस्बैंड एंड वाइफ सर्विस में है और वो बच्चे में कि वहाँ नर्सरी में रख रहे और कहीं रख रहे या केयर टेकर रख रहे घर में, तो भी बहुत ही प्रॉब्लम इश्यू हो रहे हैं। कई कई जगह तो हम ऐसे देखने में जा रहा है कि यदि वो ट्रेवलिंग देखेंगे और ड्यूटी और देखेंगे तो जो फादर है वो रात में देरी से घर में आ रहा है और देरी से घर में आने की वजह से जो छोटा बच्चा रहता है वो सो जाता है। सोने के बाद में जब उसको पता ही नहीं मेरे पिताजी कौन है, क्या ये ऐसी सिचुएशन है। और आगे आने वाले समय में बच्चों पे संस्कार से नहीं हो पाएंगे और फैमिली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। वाइफ हस्बैंड जॉब में है वहां तो और ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है सर इसके वजह से। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने सोच भी नहीं करना चाहिए ह्यूमैनिटी की दृष्टि से, फैमिली दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे इंडिया में हम
को बहुत ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा ये है, तो इसी में ये बहुत ही गलत स्टेप्स गवर्नमेंट की हो जाएगी मेरे ख्याल से और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है सर। तो आप अपने तजुर्बे से बताइए बाणासुरे सर कि क्या कोई बैलेंस मॉडल अपना सकता है? सर जो अभी 12 आवर्स का यदि करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत खड़ा हो चुका है। अभी 12 आवर्स हमने वो जॉब आवर्स कर दिए तो 4 घंटा ही बढ़ गया। 4 घंटा बढ़ने की वजह से दिन के अंदर में कितने बढ़ जाते, तो एक शिफ्ट जो है वो कैंसिल हो रही है। मतलब हमारे हम जॉब ओरिएंटेड जो करने जा रहे हैं वो नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इससे और बढ़ जाएगा। कुछ इंडस्ट्री में तो इतने हो जाएगा कि वहां जॉब ही देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो 12 आवर्स की जगह जो पहला पिछला जो है 8 आवर्स वाला वो भी ठीक है। अभी कहीं कहीं तो हम देखेंगे 6 आवर्स है, जहाँ रेलवे के जो कंट्रोल रूम होता है वहां से अब तक 6 आवर्स ही होता है। जहाँ हेल्थ पे जाने वाला है, मेंटल कुछ ये होने वाला है, वहां तो 6 आवर्स भी रखना बहुत ही अच्छा है। जहाँ ज्यादा टेंशन नहीं है या कुछ होने वाला नहीं है वहां तो 8 आवर्स ठीक है। 12 आवर्स 10 आवर्स ये हमारे इंडिया के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इससे और बढ़ जाएगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। हम सोशल लाइफ वाले हैं और तो हमारे लाइफ के उसके वाइफ एंड हस्बैंड उस फैमिली के अंदर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और मदर और वो चिल्ड्रंस के अंदर में आगे चल के उसके अंदर में बहुत ही क्या दुर्व्यवहार हो सकता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने ये जो सोची है वो गलत है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसी में लगे हैं कि जो स्टैंडर्ड है 8 आवर्स का वो कंटिन्यू होना चाहिए। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा रिमार्क है। अगर एक फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी ऐसा कह रहे हैं तो अपने आप एक तजुर्बा भी है और बाकी सारी चीज़ों का भी पैमाना वो समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बाणासुरे सर, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को करके ही इस तरह की स्थितियों को लागू करना चाहिए। हालांकि अभी तो बहस शुरू हुई, लेकिन भारत में होता है कि जब कोई जी डॉक्टर निपुण आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, आई थिंक एक कंट्री जिससे हम सीख सकते हैं, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सीखनी चाहिए। जैसे वियतनाम के अंदर वो देख रहे हैं कि जब जो वर्किंग मदर्स हैं वो सुबह कितने बजे जाती हैं काम के लिए, बिकॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और स्कूल टाइमिंग्स और क्रैश टाइमिंग्स को भी उसके हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया है, जिससे कि वो अपने ऑफिस जाते टाइम बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर पाएं। तो ऐसी चीजें, और प्लस उन्होंने ट्रैफिक को भी डीकंजेस्ट करने के लिए वर्क टाइमिंग्स और स्कूल टाइमिंग्स के अंदर चेंजेस किए हैं, सो दैट देयर इज लेस सर्च, और उसकी वजह से जो नागरिक हैं वो अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी बेटर मेंटेन कर पाएं और उनको परेशान ना होना कि उनके वर्क टाइमिंग्स और बच्चे के स्कूल टाइमिंग्स मैच ना हो। तो ऐसे कुछ लो हैंगिंग फ्रूट भी हम पे काम कर सकते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम जो वो हमेशा एक सतत सुधार से बेहतर होता है, ये हमने पहले भी देखा है। हम आज जिस बेहतर स्थिति में हैं, पहले अलग चैलेंजेस थे और उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमने और ज़्यादा अपने आप को बेहतर किया है। लेकिन चर्चा अच्छी रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निपुण बाणासुरे सर, इसके साथ ही इशिता, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेजिंग इंसाइट्स। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। आपके कोई सुझाव हों तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।